जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो एक स्वर्ण युग का जिक्र जरूर आता है। तो क्या सच में ऐसा कोई दौर था? आज हम करीब 200 साल के उस समय में चलेंगे जब गुप्त साम्राज्य ने कला, विज्ञान और प्रशासन पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। इसे अक्सर भारत का गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने 200 साल से भी ज्यादा तक पूरे भारत को एक पहचान दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। पर आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे उस साम्राज्य की कहानी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये स्वर्ण युग का तमगा पूरे साम्राज्य और उसके हर एक नागरिक पर लागू होता था? चलिए इस सवाल का जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था और इसी उथल-पुथल के बीच एक नई शक्ति का उदय हुआ, गुप्त वंश। अब देखिए, इस वंश की नींव तो रखी थी श्रीगुप्त ने, पर असली गेम चेंजर थे चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि अपनाई, जिसका मतलब था राजाओं के महान राजा। उन्होंने गंगा के मैदानी इलाकों पर जीत हासिल की और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करके अपनी ताकत और रुतबे को और भी बढ़ा लिया। उनके बेटे समुद्रगुप्त ने इस विजय रथ को जरा भी धीमा नहीं होने दिया। उन्होंने एक बहुत ही सोचा समझा मिलिट्री कैंपेन चलाया। पहले फेज में उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को हराया। दूसरे फेज में वो दक्षिण की ओर बढ़े, जहां उन्होंने 12 शासकों को हराया। पर यहां उन्होंने बड़ी चतुराई दिखाई। उनके राज्य वापस कर दिए ताकि वो दोस्त बने रहें। और फिर तीसरे फेज में उत्तर भारत के बचे खुचे 9 राजाओं को भी हराकर अपने साम्राज्य को चट्टान की तरह मजबूत कर लिया। समुद्रगुप्त की इन्हीं जबरदस्त जीतों की वजह से इतिहासकारों ने उन्हें भारत का नेपोलियन का खिताब दिया, और ये टाइटल उनकी सैन्य प्रतिभा और महत्वाकांक्षा को एकदम सही तरीके से बयां करता है। तो समुद्रगुप्त ने तो एक बहुत बड़ी नींव रख दी थी। अब देखते हैं कि ये साम्राज्य अपने चरम पर, अपने पीक पर कैसे पहुंचा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के गद्दी पर बैठने की कहानी, भाई ये तो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। कहा जाता है कि उनके बड़े भाई रामगुप्त इतने डरपोक थे कि शक हमलावरों को अपनी पत्नी ध्रुव देवी सौंपने तक को तैयार हो गए थे। तब चंद्रगुप्त द्वितीय एक हीरो की तरह सामने आए। उन्होंने न सिर्फ शकों को हराया, बल्कि अपने भाई को भी मारकर ध्रुव देवी के सम्मान की रक्षा की और उनसे विवाह कर लिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय सिर्फ बाहुबली नहीं थे, दिमाग से भी बहुत तेज थे। उन्होंने नागों के साथ शादी के रिश्ते बनाए और अपनी बेटी का विवाह वाकटक राजकुमार से करके दक्कन में एक पावरफुल दोस्त बना लिया। जब अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, तब उन्होंने पश्चिमी शकों पर हमला बोला, मालवा और गुजरात पर कब्जा किया और साम्राज्य की सीमाओं को अरब सागर तक पहुंचा दिया। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य, आखिर ये चलता कैसे था? क्या था इनके कुशल प्रशासन का राज? चलिए जानते हैं। देखिए, इनका सिस्टम मौर्यों की तरह बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं था, और शायद यही इसकी खूबी थी। पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। भुक्ति के अंदर जिले होते थे, यानी विषय, और प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट थी गांव, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। लेकिन प्रशासन का एक स्याह पहलू भी था, जिसे विष्टि कहते थे। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का फोर्स्ड लेबर था। ये एक टैक्स की तरह था, जहां लोगों को शाही सेना या अधिकारियों के लिए बिना किसी पगार के काम करना पड़ता था। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। उस वक्त एक चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे, और उन्होंने जो लिखा वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। उन्होंने लिखा कि लोग खुशहाल थे, सजाएं बहुत कठोर नहीं थी और अपराध तो लगभग ना के बराबर थे। इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर राज्य में शांति थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो काफी कुशल था, लेकिन इस तथाकथित स्वर्ण युग में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? क्योंकि यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। इस दौर में भारतीय समाज में कुछ बहुत बड़े और स्थायी बदलाव आए, और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं गोल्डन एज, तो हमें ये भी पूछना होगा, भाई ये गोल्डन एज आखिर किसके लिए था? क्या इसकी चमक समाज के हर तबके तक पहुंच रही थी?
इस दौर में जो वर्ण व्यवस्था थी वो और भी ज्यादा कठोर और भी ज्यादा रिजिड हो गई। ब्राह्मणों को जमीनें दान में मिलने से समाज में उनका दर्जा बहुत ऊंचा हो गया। बाहर से आए कई समूहों को भी वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। यहाँ तक कि जो कारीगरों की गिल्ड्स थीं वो भी धीरे धीरे जातियों में बदल गईं। और सबसे चिंता की बात यह है कि इसी समय अस्पृश्यता यानी छुआछूत की धारणा भी सामने आई। और समाज की इस बढ़ती कट्टरता का सबसे ज्यादा असर पड़ा महिलाओं की स्थिति पर। उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से रोक दिया गया, स्वयंवर की प्रथा खत्म हो गई और बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाने लगा। संपत्ति पर भी उनका अधिकार लगभग खत्म ही हो गया, सिवाय स्त्री धन के, जिसमें बस कुछ गहने और कपड़े ही आते थे। और ये एक बहुत ही दुखद सच है। 510 ईस्वी के एक अभिलेख में हमें सती प्रथा का पहला लिखित सबूत मिलता है। ये महिलाओं की गिरती हुई स्थिति का एक बहुत ही मार्मिक प्रतीक है। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, क्योंकि कोई भी महान साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तो इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हुआ? साम्राज्य के पतन की एक बहुत बड़ी वजह बने बाहरी आक्रमणकारी। मध्य एशिया से आई एक लड़ाकू जनजाति हूणों ने उत्तर पश्चिम से लगातार हमले करने शुरू कर दिए, जिससे साम्राज्य की नींव ही हिल गई। कुमार गुप्त प्रथम के समय तक तो सब ठीक था, पर उनके शासन के अंत तक हूणों का खतरा सर पर मंडराने लगा था। फिर आए उनके बेटे स्कंदगुप्त, जो वाकई एक महान योद्धा थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी से हूणों को खदेड़ा, लेकिन इन लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आए वो इतने कमजोर थे कि वो न तो बाहरी हमले झेल पाए और न ही अंदरूनी बगावतें। तो आखिरकार लगातार हमले, अंदरूनी बगावतें और बिगड़ती इकॉनमी, इन सब ने मिलकर उस महान साम्राज्य को तोड़ दिया जो कभी इतना शक्तिशाली था, और लगभग 540 ईस्वी तक ये पूरी तरह से बिखर गया। तो हम अपनी पड़ताल के अंत में फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या गुप्तकाल वाकई एक स्वर्णयुग था? देखिए, जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। ड्रीम टीम शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद स्पोर्ट्स की कोई टीम या फिर फिल्मों के सुपर हीरोज। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास की सबसे जबरदस्त ड्रीम टीम्स में से एक असल में भारत के स्वर्ण युग में बनी थी? चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक डॉक्टर, एक खगोल शास्त्री और एक जादूगर। सुनने में ये किसी कहानी या पहेली की शुरुआत लगती है ना? पर असलियत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ये कोई अलग अलग लोग नहीं थे, बल्कि ये सभी एक ही कमाल की टीम का हिस्सा थे। एक ऐसी टीम जो हजारों साल पहले एक साथ आई थी। आज हम टास्क फोर्स और थिंक टैंक की बातें करते हैं, लेकिन इनसे सदियों पहले एक सम्राट ने अपने समय के सबसे तेज, सबसे काबिल दिमागों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया था। ये थी इतिहास की असली ब्रेन ट्रस्ट, और इन्हें नाम दिया गया नवरत्न, मतलब 9 रत्न। ये कोई मामूली पदवी नहीं थी, ये सम्राट के दरबार के 9 सबसे असाधारण, सबसे ब्रिलियंट लोगों को दी जाती थी। और इतिहास में जो सबसे मशहूर नवरत्न हुए वो थे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वही दौर जिसे हम भारत का सुनहरा दौर या गोल्डन एज कहते हैं। सोच कर देखिए, उस जमाने में इस टीम का हिस्सा होना कितनी बड़ी बात रही होगी। तो सवाल यह है कि आखिर कौन थे ये लोग इस ड्रीम टीम में? चलिए एक एक करके इन 9 रत्नों से मिलते हैं और समझते हैं कि इनकी मिलीजुली काबिलियत ने इन्हें इतना खास क्यों बना दिया। जरा इस टीम की रेंज देखिए, मतलब कमाल की है। एक तरफ है कालिदास, जो अपनी कविताओं और नाटकों से साम्राज्य की कहानियां बुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ है धन्वंतरी, उस दौर के महान डॉक्टर जो लोगों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। फिर अमर सिंह हैं, जो संस्कृत भाषा का पहला शब्दकोश बना रहे हैं। और तो और क्षपणक जैसे ज्योतिषी और वेताल भट्ट जैसे जादूगर तक इस टीम में शामिल थे। आप सोच सकते हैं, मतलब आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, मेडिसिन, सब कुछ एक ही जगह। वाकई एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था ये। अच्छा, तो इतने सारे जीनियस लोगों का एक साथ होना, इसका असल मतलब क्या था? क्या इनका ज्ञान सिर्फ किताबों और चर्चाओं तक ही सीमित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए एक सिचुएशन में डालकर देखते हैं कि असल संकट के समय ये टीम कैसे काम करती होगी। चलिए कल्पना करते हैं कि राज्य पर एक साथ 3 बड़ी मुसीबतें आ गईं। पहली, राजधानी में कोई रहस्यमयी बीमारी फैल गई है। दूसरी, शाही महल की एक दीवार में बड़ी सी दरार आ गई है।
और तीसरी, अचानक सूर्य ग्रहण लग गया है जिससे सारी प्रजा में डर का माहौल है। अब बताइए, सम्राट किसे बुलाएंगे? यहीं पर इस ड्रीम टीम की असली ताकत सामने आती है। देखिए, हर मुश्किल के लिए एक एक्सपर्ट तैयार था। बीमारी फैली, फौरन बुलाया जाएगा आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी को, वो इलाज ढूंढेंगे। महल में दरार आई, वास्तुकार शंकु को बुलाया जाएगा, जो उस दरार की जांच करेंगे और उसे ठीक करने का प्लान बनाएंगे। और लोगों में जो ग्रहण का डर है, उसे दूर करने के लिए खगोल शास्त्री वराह मिहिर आएंगे और सबको समझाएंगे कि ये तो बस एक खगोलीय घटना है। मतलब ये टीम सिर्फ ज्ञान की नहीं थी, ये एक्शन की टीम थी, प्रॉब्लम सॉल्वर्स की टीम। पर रुकिए, इन नवरत्नों का काम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं था। नहीं, उनका जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम था, वो था उस कल्चर को, उस संस्कृति को गढ़ना, जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग का नाम मिला। इसको समझने के लिए कालिदास जैसे रत्न की भूमिका के बारे में सोचिए। उनके नाटक, उनकी कविताएं, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थीं, वो तो साम्राज्य की आत्मा थीं, उसकी पहचान थीं। उन्होंने वो कहानियां लिखीं, वो गीत बनाए, जो आज भी हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। असल में यही तो किसी भी राज्य की असली दौलत होती है ना? सुनने में तो ये टीम एकदम परफेक्ट लगती है, पर क्या वाकई इसमें कोई कमी नहीं थी? चलिए एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं, एक आखिरी थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या इस टीम में एक 10वें रत्न की जगह थी? और ये सवाल बहुत जरूरी है। इन 9 रत्नों ने आर्ट, साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर सब कुछ कवर कर लिया। लेकिन क्या कोई ऐसा फील्ड था जो शायद छूट गया हो? क्या ये टीम सच में कंप्लीट थी? कुछ लोगों का मानना है कि शायद हाँ, एक जगह खाली थी। हो सकता है कि इस टीम में एक प्योर मैथमेटिशियन की जरूरत थी, या फिर एक अर्थशास्त्री की जो व्यापार और अर्थव्यवस्था को देखे, या हो सकता है एक डिप्लोमेट की जो दूसरे राज्यों से रिश्ते मजबूत करे। सोचकर देखिए, अगर ये लोग भी इस टीम का हिस्सा होते तो वो साम्राज्य आज और कितना अलग होता। और यही सवाल हमें आज के दौर में ले आता है। अगर आज हमें अपनी दुनिया की मुश्किलों का सामना करने के लिए एक 9 रत्न टीम बनानी हो, तो वो 10वां